भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में 2007 में कुछ ऐसा हुआ जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल के रख दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2007 में हुए कम्युनल राइट्स के बारे में, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के वर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ की एक कट्टर हिंदूवादी छवि निखर कर सामने आई। आखिर क्यों योगी आदित्यनाथ को 2007 के दंगों के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था? उनका पार्लियामेंट में जो रोते हुए वीडियो सामने आया, उसकी सच्चाई क्या है? बोले don't be tell him go on Nitin. Yogi ji, we all respect you. Please, you feel we shall certainly look into it. I tell you. इस वीडियो में मैं कुछ भी अपने मन से नहीं बोलूंगा। वीडियो के सारे रेफरेंसेस मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। बात करें 2007 की, तो उन दिनों मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के सीएम हुआ करते थे, जिनकी छवि एक मुस्लिम सिंपैथाइजर के रूप में बनी हुई थी। घटना की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि कुछ महिलाओं का ग्रुप शादी से वापस आ रहा था। उनको कुछ उपद्रवियों ने मोलेस्ट किया और पास में ही चल रही मुहर्रम की रैली में शामिल हो गए। जब ये घटना आसपास के लोगों को पता चली, तब दोनों ग्रुप में छोटी मोटी झड़प हुई और इस घटना में राम कुमार अग्रहरी की हत्या कर दी जाती है। बाद में जांच में पता चला मोहम्मद शमीम और शफीकुल्ला इस हत्या के जिम्मेदार थे। इस घटना से रीजन में सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया जाता है, जिससे पब्लिक गैदरिंग बैन कर दी जाती है। 2028 की शाम को जब योगी आदित्यनाथ कुशीनगर से गोरखपुर वापस आ रहे थे, तो उनको उनके 150 सपोर्टर्स के साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन पर आईपीसी की 147, 295, 297, 436 एंड 506 की धाराएं लगाई जाती हैं और गोरखपुर जेल भेज दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश बीजेपी चीफ केसरी नाथ त्रिपाठी को जब वो इलाहाबाद से गोरखपुर की तरफ आ रहे थे, गिरफ्तार कर लिया जाता है। बीजेपी के टॉप लीडर्स के अरेस्ट के रिस्पांस में बीजेपी प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देती है और मुलायम सिंह यादव गवर्नमेंट के खिलाफ ये इल्ज़ाम लगाती है कि मुस्लिम कम्युनिटी को खुश करने के लिए सरकार बीजेपी के नेताओं की गिरफ्तारी कर रही है। गिरफ्तारी के अगले दिन मतलब 29 जनवरी 2007 को प्रोटेस्टर्स एग्रेसिव हो जाते हैं और पब्लिक बसेस और रेलवे को भी जलाने की कोशिश की जाती है। इस बीच गवर्नमेंट ने गोरखपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी का ट्रांसफ़र कर दिया। नए डीएम राकेश गोयल और एसपी एसके भगत ने चार्ज लिया और सिक्योरिटी इंश्योर की। 29 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक रोडवे सर्विसेज और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे सर्विसेज अफेक्टेड रहीं। 11 दिन के अरेस्ट के बाद योगी आदित्यनाथ को छोड़ दिया गया। आगे चलकर 14 जून 2007 को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अपनी चार्जशीट गोरखपुर सीजीएम को सबमिट की, पर गवर्नमेंट सैंक्शन ना मिलने के कारण सीजीएम उस पर कोई विवेचना ना कर सके। आगे चलकर 2 साल बाद 30 जनवरी 2009 को गवर्नमेंट की मंजूरी मिलती है, पर योगी आदित्यनाथ ने इस मंजूरी को सेशन कोर्ट में चैलेंज किया और 2017 में सेशन कोर्ट ने इस विवेचना को रद्द कर दिया और गवर्नमेंट की मंजूरी को इम्प्रॉपर बताया। बट कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। 2007 में ही एक्टिविस्ट परवेज परवाज ने सीजीएम को अप्रोच किया और एफआईआर रजिस्टर करने के लिए एप्लीकेशन डाला, पर सीजीएम ने इस रिक्वेस्ट को इस बेसिस पर कैंसिल कर दिया कि एक ही केस के अगेंस्ट में 2 एफआईआर नहीं हो सकते हैं। सीजीएम के इस वर्डिक्ट को
परवेज ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया और हाई कोर्ट ने एफआईआर रजिस्टर करने की परमिशन दे दी। हाई कोर्ट के इस फैसले को हेट स्पीच की को एक्यूज्ड अंजू चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, बट सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को 2007 में कैंसिल कर दिया। अब बात करते हैं परवेज के एफआईआर की, जिसके अकॉर्डिंग 28 जनवरी 2007 की शाम 8 बजे जब वो गोरखपुर रेलवे स्टेशन से वापस अपने घर आ रहे थे, तब उन्होंने रास्ते में योगी आदित्यनाथ को एक जनसभा को संबोधित करते हुए देखा। उस समय वहाँ पे एमएलए डॉक्टर राधा मोहन दास, एमएलसी वाईडी सिंह और गोरखपुर की मेयर अंजू चौधरी मौजूद थी। उनके साथ हिंदू युवा वाहिनी के हजारों सदस्य भी उस समय वहाँ मौजूद थे। हिंदू युवा वाहिनी योगी आदित्यनाथ द्वारा फाउंडेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। परवेज के अकॉर्डिंग योगी आदित्यनाथ जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। उनके स्टेटमेंट कुछ इस तरह से थे: हम गोरखपुर में एक भी ताजिया नहीं उठने देंगे, हमको हिंदुओं की कल्याण के लिए कठोर कदम लेने पड़ेंगे, हम नहीं चाहेंगे कि आने वाली जनता हमको कायरो की तरह याद करे। अगर प्रशासन राजकुमार अग्रहरी की हत्या का बदला नहीं लेगी तो हम खुद ले लेंगे। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने एक मशाल जलाई और वहाँ पे नारेबाजी स्टार्ट हो गई। नारेबाजी का प्राइमरी स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से था: कटुए काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। परवेज की एफआईआर के अकॉर्डिंग हेट स्पीच से भड़की जनता ने मुस्लिमों के घरों, दुकानों और व्हीकल्स को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। इन सभी एक्टिविटीज़ के लिए गोरखनाथ टेम्पल एक प्राइमरी सेंटर बना हुआ था। मंदिर के आसपास के मुस्लिमों के घरों में आगजनी की गई, उनके व्हीकल्स जला दिए गए और उनकी दुकानों में लूटमार भी की गई। 28 जनवरी को योगी आदित्यनाथ की गिरफ्तारी के बाद जनता और एग्रेसिव हो गई और रोडवेज की बसेस और प्राइवेट व्हीकल्स को लूटना और आगजनी स्टार्ट कर दिया, जिससे 29 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक रोडवेज की सर्विसेज अफेक्टेड रहीं। आदित्यनाथ के फॉलोअर्स ने रेलवेज की 14 बसों में आगजनी की और गोरखपुर के डीएम और बांसगांव के एसडीएम के घर पर पथराव और आगजनी की। ये सभी एलिगेशंस जो परवेज ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लगाए, ये किसी भी कोर्ट में प्रूव नहीं हुए। इन एलिगेशंस को प्रूव करने के लिए परवेज ने एक सीडी पेश की, जिनके स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से हैं। कहना चाहेंगे कि अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे जो लोग किसी कतई अब बर्दाश्त की। बट 13 अक्टूबर 2014 को जब सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने इस सीडी की रिपोर्ट पब्लिश की तो केस ने एक नया मोड़ ले लिया। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो सीडी एज अ प्रूफ सबमिट की गई थी वो एक ओरिजिनल सीडी नहीं थी, उसको टैम्पर किया गया था। इस रिपोर्ट के बेसिस पे योगी आदित्यनाथ को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल जाती है। अब बात करें परवेज परवाज की, तो उनको फेक सीडी सबमिट करके योगी आदित्यनाथ को डिफेम करने के केस में 7 साल की सज़ा सुनाई गई। बट परवेज पहले से ही एक गैंग रेप के केस में आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे थे। परवेज पे क्रिमिनल केसेस कोई नए नहीं थे। 2007 में ही सद्दाम हुसैन की फांसी के बाद परवेज पर भड़काऊ भाषण देकर पथराव करने के इल्ज़ाम लगे थे। इसके पहले हमने वीडियो में हिंदू युवा वाहिनी का जिक्र किया था। तो हिंदू युवा वाहिनी 2002 में रामनवमी के दिन योगी आदित्यनाथ द्वारा फाउंडेड एक कल्चरल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी।
अपने फाउंडेशन से ही हिंदू युवा वाहिनी काफ़ी विवादों में रही। इस पे पूर्वांचल के कई सारे दंगों पे इग्नाइटिंग फोर्स के रूप में काम करने का इल्ज़ाम लगा। अल जजीरा न्यूज़ एजेंसी के धीरज कुमार झा द्वारा पब्लिश एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हिंदू युवा वाहिनी हर एक गांव से लगभग 250 लोगों को कनेक्ट करने का टारगेट रखती थी। गोरखपुर राइट्स के बाद हिंदू युवा वाहिनी को डिफरेंट नेम से पुकारा गया। किसी ने इसको ग्रुप ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल कहा, तो किसी ने इसको योगी आदित्यनाथ की प्राइवेट आर्मी के रूप में रिप्रेजेंट किया। शुरुआत में हमने राजकुमार अग्रहरी और उनके मर्डरर मोहम्मद समीर के बारे में बात की थी। आगे चलकर पुलिस को ये पता चला कि मोहम्मद समीम और उनके पिता सफीकुल्ला राजकुमार के मर्डर के लिए जिम्मेदार हैं, तो पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। पर मोहम्मद समीम को बेल मिल गई और वो बेल पर बाहर आ गया। आगे चलकर 2012 में कोर्ट ने मोहम्मद समीम और सफीकुल्लाह को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई, पर समीम को पुलिस गिरफ्तार कर पाती इसके पहले ही वो फरार हो गया। फाइनली 2023 में पुलिस ने समीम को गिरफ्तार किया और 16 साल बाद राजकुमार अग्रहरी को न्याय मिला। दोस्तों, इस वीडियो में हमने गोरखपुर राइट्स के केस की डिटेल्ड एनालिसिस की। आपका अपना क्या व्यू है गोरखपुर राइट्स के बारे में, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और आईकास एजुकेशन को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।